स्वागत है एक बार फिर से आपका माइंड मोर एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। हम आज जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या होता है, आपने बहुत बार डायमेंशन सुना होगा। हिंदी में इसको आयाम बोलते हैं। मैं लिखता हूं डायमेंशन, हिंदी में इसको आयाम बोलते हैं। अब ये क्या होता है, डायमेंशन या आयाम क्या होता है, इसकी भी जरा बात करते हैं। तो डायमेंशन होता है, जैसे कि आपने मोशन भी सुना होगा 1D, 2D, 3D। इसमें भी जो D होता है इसका मतलब डायमेंशन होता है। यहां पर जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो इन डायमेंशन की एनालिसिस नहीं, यहां वाला डायमेंशन कुछ और है। अब वो क्या है उसकी बात करेंगे, पर उससे पहले हम डायमेंशन या आयाम को समझ लेते हैं। जैसे मैंने दो एक्सिस ऐसे खींची थी, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मान क्या लेते हैं होती भी है, और हमारा ये ओरिजिन। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है तो उसके पास ऑप्शन है वो ऐसे केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन करे, उसके पास ऑप्शन है केवल ऐसे वाई डायरेक्शन में मोशन करे, या उसके पास ऑप्शन है कि ऐसे मोशन कर ले, या फिर वो ऐसे ऐसे भी मोशन कर सकता है। जैसे उसकी इच्छा है वैसे वो मोशन कर सकता है। पर हमको इसमें क्या समझने वाली बात है कि जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कह देते हैं। अभी के लिए मैं बस नाम लिख देता हूं, इसको बाद में पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है या उसको रेक्टिलिनियर मोशन जब होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए या पढ़ने के लिए हमको केवल एक ही एक्सिस चाहिए होती है। कितनी एक्सिस चाहिए होती है? केवल और केवल एक एक्सिस। अब वो चाहे तो एक्स हो, चाहे तो वाई हो, चाहे तो जेड हो, पर एक ही एक्सिस चाहिए। या फिर यूं कहें कि उसको उसके मोशन पढ़ने के लिए या उसका मोशन केवल एक ही एक्सिस से वैरी कर रहा है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हमको केवल एक ही एक्सिस पर डिपेंड रहने की आवश्यकता है। यानी कि अगर उससे ज्यादा एक्सिस दे भी दिए जाए तो हमको उससे कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं। तो जब एक ही एक्सिस हमको चाहिए या हम एक ही एक्सिस पर डिपेंड है तो हम इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। अगर ये ऐसे चलेगा तो इसके चलने के लिए दो दो एक्सिस की आवश्यकता है। इसको पढ़ने के लिए हमको कितने एक्सिस चाहिए? दो एक्सिस। तो मैं इसको बोलूंगा टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। अब ये वन डायमेंशन और टू डायमेंशन का मतलब समझ में आया क्या? कि मुझे स्टडी करने के लिए जितने एक्सिस की आवश्यकता है या जितने एक्सिस पर डिपेंड रहने की जरूरत है उतने ही डायमेंशन का मोशन होगा। थ्री डायमेंशन का मतलब कि उसकी स्टडी करने के लिए कम से कम तीन एक्सिस तो चाहिए ही चाहिए। तो यहीं तक अगर बात समझ में आई हो तो डायमेंशन का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? डायमेंशन का मतलब हम बोल सकते हैं कि वो डायमेंशन का मतलब होती है डिपेंडेंसी। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी। लिख सकते हैं कि नहीं इसको? डायमेंशन का मतलब डिपेंडेंसी, यानी कि हमको स्टडी करने के लिए कितनी चीजों पर डिपेंड रहने की आवश्यकता है, हम उसी को डायमेंशन कह देते हैं। तो अब जब डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, सॉरी यूनिट एंड मेजरमेंट में, तो यहां पर डायमेंशन से हमारा क्या लेना देना? तो यहां पर डायमेंशन से हमारा लेना देना यह है कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी, चाहे वो डिराइव्ड हो चाहे वो फंडामेंटल हो, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, और जिन जिन चीजों पर डिपेंड करती है हमने उसको पढ़ लिया तो हमने उसकी डायमेंशनल एनालिसिस समझ ली। यहां पर किसकी बात करेंगे? क्वांटिटी की। डायमेंशन का मतलब डिपेंडेंसी, स्टडी करने के लिए कितनी चीजों पर डिपेंड रहने की आवश्यकता है। अब जितनी चीजों की आवश्यकता हो यहां पर हम देखेंगे, जब मोशन पढ़ते हैं तो उसमें 1D, 2D, 3D, वन डायमेंशन में एक एक्सिस चाहिए, टू डायमेंशन में दो चाहिए और थ्री डायमेंशन में तीन चाहिए। आइए अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो आपके सामने मैं एक क्वांटिटी लिखता हूं और आप लोग उसकी यूनिट मुझे बता दीजिएगा। क्वांटिटी का नाम है वर्क। क्या नाम है क्वांटिटी का? वर्क। हिंदी में इसको कार्य बोलते हैं।
इसकी यूनिट क्या होती है, बोलिए जरा। इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है इसकी यूनिट, जूल। अच्छा, इसकी एक और यूनिट होती है, शायद आप लोगों को पता हो, जिसको बोलते हैं किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी, केजी, आई एम सॉरी, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड का इनवर्स स्क्वायर। किसको लिखा, जूल को। तो जूल को मैंने क्या लिख दिया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछना यह है कि जूल अकेले एक क्वांटिटी है, अकेले एक यूनिट है, या ये कुछ चीजों से मिलके बनी है। तो आंसर है एकदम दिनदहाड़े दिख रहा है कि कुछ चीजों से मिलकर बनी है। किससे किससे मिलकर बनी है, किलोग्राम से, मीटर से, सेकंड से, और ऐसा जाहिर भी है। हम बात कर चुके हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज की, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं वो पुराना वाला। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। डिराइव्ड वो होती हैं जिनको कई भागों में तोड़ा जा सकता है, या जो कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं। तो जो जूल है वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड से मिलकर बनी है। तो हम बोलेंगे कि जो जूल है वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड जैसी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। यानी कि मास बदल जाए, लेंथ बदल जाए या टाइम बदल जाए, हमारा जो जूल है या जो वर्क है वो बदल जाए। अब यहां पर डायमेंशन वाली क्या बात, तो मैं पूछूंगा कि जो जूल है वो किलोग्राम की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, 1, मीटर के 2 और सेकंड के -2। तो किलोग्राम पर इसकी डिपेंडेंसी 1 है, मीटर पर इसकी डिपेंडेंसी 2 है, सेकंड पर इसकी डिपेंडेंसी -2। तो पता है इसको लिखने का तरीका क्या होगा। अगर कोई बोलेगा कि कितने डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जूल, समझिए आराम से एकदम समझिए, जूल इज अ क्वांटिटी, इंग्लिश, जूल इज अ क्वांटिटी, is a quantity that depends on mass, length and time। और कैसे डिपेंड करती है, तो बोलेंगे कि जूल इज proportional to mass, joule is proportional to mass, और directly proportional to square of length, proportional to square of length, and तीसरी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ये मैंने इतनी सी बात को ऐसे लिखा है। यानी कि जूल के डायमेंशंस को अगर कोई पूछे तो जूल मास के प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और मैंने ये डायमेंशन लिख दिए। लेकिन कोई बोला कि अरे यार, अब बार बार किसी के डायमेंशन पूछ जाएगी तो बार बार हम ऐसे लिखेंगे, इतनी गाथा करेंगे, तो बोला नहीं नहीं, हम जुगाड़ बताते हैं। क्या जुगाड़ बताते हैं कि हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। बोलेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, बोलेंगे ये फॉर्मूला है किसी भी चीज का डायमेंशन बताने का, और इसको बोलेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला। आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आप एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ जाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को पढ़ने के लिए क्या तरीका बताया गया, बोला गया कि हर एक क्वांटिटी का सिंबल समझिए। क्या सिंबल, कि अगर वो मास है, वाह सुर निकल गया, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है,
आलू है, धनिया है, बैगन है, पुदीना है, सब कुछ। तो मास का डायमेंशन हम लेंगे कैपिटल M, लेंथ का डायमेंशन लेंगे कैपिटल L, टाइम का डायमेंशन लेंगे कैपिटल T, टेम्परेचर का या तो थीटा या तो K, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, स्वादानुसार जो चाहे ले सकते हैं। करंट का A लेंगे। अब बोलेंगे यार ये तो मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मास का जो सिंबल है वो भी M और जो अपना डायमेंशन है वो भी M, करंट का की यूनिट भी है और करंट का डायमेंशन भी है, तो पहचानेंगे कैसे? बोला गया पहचानने का तरीका बता रहे हैं, इसको बड़े वाले ब्रैकेट के साथ घेर दीजिएगा। तो हमेशा ऐसे कर देंगे, हर बार ऐसा ही किया जाए। यानी कि अगर मैंने बड़े वाले ब्रैकेट के साथ घेर दिया सबको, तो वो जो सिंबल होगा अपने आप समझ जाइएगा कि वो सिंबल डायमेंशन का है। और अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है पर डायमेंशन तो नहीं है। और ये बात आप खुद के लिए भी अप्लाई करिएगा कि कहीं पर भी कोई डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन फॉर्मूला भाग में जाए, पहले सबसे पहला काम कि उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। बनाना तो बाद में सीख लेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको ब्रैकेट में बंद करना है। अगर वो ब्रैकेट में नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अरे तो भाई कुछ भी अनफ, लेकिन डायमेंशन नहीं हो। और अगर डायमेंशन नहीं हो सकता है तो फिर डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का फायदा क्या है? तो सबसे पहला काम हम इसको ब्रैकेट बनाएंगे। समझ में आया? ब्रैकेट बना लिया तो अब लिख लिया मास का डायमेंशन केजी है, केजी यानी कि मास के पावर 1, लेंथ लिखो एल है, एल के पावर 2, और सेकेंड है टाइम, टाइम का सिंबल टी के पावर -2। तो यहां पर 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। तो अगर कोई जिंदगी में पूछ दे कि इस पूरी बात का सार बताओ, तो बता देना कि जो जूल है उसका डायमेंशन ml2t-2 होता है। जो वहां पर लिखा गया है वही इतनी लाइन में लिखा गया है। यानी जो 2-3 लाइन जो मुझे लिखनी थी, इतनी बड़ी जो कहानी लिखनी थी, उसको मैंने एक फॉर्मूले में समेट दिया। और इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है, यही कलमुहा फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला की बात समझ में आई है कि नहीं आई है? कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको। सिंबल समझ में आया कि नहीं आया है? इस सिंबल को आप उतार लीजिए, 5 से ज्यादा आपको कभी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं 5 से ही आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे। 5 सिंबल MLT, थीटा जाके और फिर A। हाँ, थीटा के दोनों एक साथ मत लिखना भैया, इतना जुल्म मत करना। या है तो के पसंद हो तो के लिखना, थीटा पसंद हो तो थीटा लिखना, दोनों एक साथ मत लिखना। बस इतना सा रहम कर दो, बाकी भगवान के हाथ में। फॉर्मूला ये है। और क्या याद रखना है कि हम इसको हमेशा एक ब्रैकेट में रखेंगे, और ये ब्रैकेट अपने मर्जी से ये या ये नहीं बना देंगे। हमारी पहचान है, डायमेंशनल फॉर्मूला की ये पहचान है कि वो हमेशा एक बड़े वाले ब्रैकेट में होता है, तो बड़े वाले ब्रैकेट को ही बनाएंगे। अब जरा हम लिखना सीख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं, आइए सीखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको या तो यूनिट या तो एक्चुअल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब अगर यूनिट या एक्चुअल फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे पता चलता जाएगा। ये तो मतलब किसी भी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आती है सबका लिखा जा सकता है। तो कुछ क्वांटिटी हम अभी पढ़ चुके हैं, और 11th में कुछ लोग होंगे अभी चूजे ही होंगे, तो उनको पूरी क्वांटिटीज का आता पता नहीं होगा। तो जब पूरी क्वांटिटी का आता पता नहीं है तो आप हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं जान सकते। तो डायमेंशन निकाला कैसे जाता है वो सीख लीजिए। कैसे बोलो भैया, डायमेंशन निकाला कैसे जाता है वो हम सीख जाते हैं। जब निकालना होगा उसी ज्ञान का यूज करके निकाल लेंगे बस। तो हम निकालना कैसे है वो सीखते हैं। अगली बात, तो ये बताने से पहले कुछ कुछ बातें और हम कर लेते हैं। कौन कौन सी कुछ कुछ? आइए कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ बातें, और ये बातें थोड़ी जरूरी भी है क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो बोर ही हो गए। कुछ बात कर लेते हैं। क्या बात है? डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात है। जो पहली बात है वो ये है
कि हमारी जिंदगी में दो तरह की क्वांटिटीज आती हैं, एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल और एक को बोलते हैं डिराइव्ड। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, फंडामेंटल और डिराइव्ड दो तरह की क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड में से हम किसको किसके फॉर्म लिख सकते हैं, समझ। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले को मुझे रिप्रेजेंट करना हो कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में लिख सकता हूं, मैं डिराइव्ड को फंडामेंटल के टर्म में लिख सकता हूं। यानी कि फंडामेंटल को अगर डिराइव्ड के टर्म में पूछा जाए लिखा जा सकता है, डिराइव्ड को फंडामेंटल के टर्म में पूछा जाए लिखा जा सकता है, एक डिराइव्ड को दूसरी डिराइव्ड के टर्म में बोला जाए लिखा जा सकता है। इन तीनों में कोई समस्या नहीं है। समस्या पता है क्या है? समस्या यह है कि किसी फंडामेंटल को उस फंडामेंटल के टर्म में दूसरे फंडामेंटल के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे एक सेकंड में 1 सेकंड में कितना डिग्री सेल्सियस, कौन सा लॉजिकल क्वेश्चन है? मैं पूछूं 1 केजी में 1 केजी को इक्विवेलेंट करो एम्पियर के साथ कि 1 केजी में कितनी एम्पियर करंट, अरे कोई सेंस ही नहीं इस बात का। यानी कि इसको किसी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरे फंडामेंटल टर्म में कन्वर्ट नहीं किया सकता, उसके सिवा कुछ भी पॉसिबल है। एक फंडामेंटल को डिराइव्ड के टर्म में, डिराइव्ड को फंडामेंटल के टर्म में, या फिर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को दूसरे डिराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में लिखा जा सकता है, पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। इतनी बात याद रखिए, यही कुछ कुछ बातें थी, इसको बातों के टर्म में मैं नोट करा देता हूं। पहली बात, एनी फंडामेंटल क्वांटिटी, एनी फंडामेंटल क्वांटिटी कैन बी, yes, can be written in the form of derived quantities, in the form of derived quantities, and vice versa। वाइस वर्सा, ये वर्सा किसी का नाम नहीं है भैया, वाइस वर्सा का मतलब कि इसका उल्टा, यानी कि किसी डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है। बात नंबर 2, बात नंबर 2, एनी डिराइव्ड क्वांटिटी, एनी डिराइव्ड क्वांटिटी can be written in the form of other derived quantities। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बात हो गई हो तो मैं इसको मिटा के तीसरी बात कर देता हूं, छेड़ दिया जाए तीसरी बात को। अरे छेड़ना वो वाला छेड़ना नहीं है जो आजकल लड़के लोग कर रहे हैं, हालांकि बहुत गलत कर रहे हैं, पर क्या हुआ है। खैर आता अपने पॉइंट, ज्यादा बकवास नहीं करते। दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है, चलते रहे। दुनिया बनाई भले किसी ने हो, पर इसको बर्बाद करने की जिम्मेदारी इंसानों ने अपने हाथों में खुद से ले रखी है। क्या आगे बात कर, तीसरी बात, एनी फंडामेंटल क्वांटिटी कैन नेवर बी रिटेन in the form of other physical quantity, in the form of other fundamental quantity, in the form of other fundamental
क्वांटिटी। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो तीसरी बात की है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसके साथ जो दो बातें हैं वो बहुत आसान है, बहुत पॉसिबल है कभी भी। तो इतनी बातों के बाद अब मैं सिखा देता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे। भैया डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए कंपलसरी शर्त है, मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए। और अगर दोनों बातें नहीं पता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में आपको फॉर्मूला और यूनिट दोनों पता चल जाएंगे। तो पहली बात हम स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जिंदगी में कभी तो आपने सुना होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो मेरे भैया। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे चिरकुट सा फॉर्मूला कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ ही तो है, अरे दूरी एक लंबाई तो होती है, और टाइम तो टाइम है। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन पूछा जाए तो डिस्टेंस का डायमेंशन हम लिखेंगे l और टाइम का डायमेंशन हम लिखेंगे t। t के पावर कुछ नहीं तो 1 मान लो, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा lt -1। कोई खास बात है क्या, नहीं। अगली बात समझो, एक्सीलरेशन। हाँ एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी जिंदगी में आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। तो अगर आप वेलोसिटी को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप स्पीड ही मानिए, क्योंकि यूनिट दोनों की सेम होती है। तो स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशन क्या आया हमारे पास, lt-1 आया। अरे स्पीड का डायमेंशन क्या आया, lt-1, और नीचे फिर से टाइम है तो फिर t लिख देते हैं। t के पावर कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो lt-1 इंटू t के पावर -1। और कभी कभी आप जानते होंगे कि जब बेस सेम होता है तो -1 और -1 यानी कि जो पावर होती है उसको हम ऐड कर देते हैं, कभी तो सुना होगा जिंदगी में। तो ये होगा lt और -1 और -1 को जोड़ेंगे तो -2। तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, lt-2। वेलोसिटी का या स्पीड का डायमेंशन होता है lt-1। देख पा रहे हैं, फॉर्मूले से ही हमने डायमेंशन को बना डाला, और अगर डायमेंशन फॉर्मूला से बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अगली बात करते हैं फोर्स की। ये वाली फोर्स वो वाली फोर्स नहीं है जो बॉर्डर पर लड़ती है, ये फोर्स लगाने वाला फोर्स, बल फोर्स। फॉर्मूला क्या जानते हैं आप इसका, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो मास है उसका तो डायमेंशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी जस्ट अभी पहले बताया lt-2। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2। अगली बात करते हैं, अगली बात शायद हम लोगों ने वर्ग की कर चुकी है, एक बार फिर से करते हैं। वर्ग का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिखो, फोर्स का डायमेंशन बताओगे mlt-2, डिस्टेंस का डायमेंशन बताओगे l से मल्टीप्लाई हो जाएगा ml² t-2 स्वाहा। कौन सी कठिन बात थी, नॉर्मल बात, चिरकुट बात, आराम से हो सकती है। अगली बात करो, अगली बात एनर्जी। कोई भी एनर्जी वर्क के सिमिलर होती है, तो वर्क का जो डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है। आप बात नहीं मानते हैं तो मैं 2 एनर्जी का एग्जांपल ले लेता हूं आपकी जिंदगी में, जिसको शायद आपने देखा हो। एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या सुना था आपने, पता नहीं क्या सुना था, mgh सुना था। अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, mgh सुना था। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mgh। m में m मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको थोड़ी देर पहले बताया गया lt-2 होता है, और फिर उसके बाद हाइट का डायमेंशन l होता है। मल्टीप्लाई करो सबको एक साथ, मल्टीप्लाई करो और बोल दो l इंटू l² और t-2 जमाने को बता दो फॉर्मूला क्या होता है ml² t-2। ½ पता नहीं क्या लिख दिया, ½ mv²। इधर देखते हैं, ½ mv²।
हाफ का डायमेंशन कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। मास का डायमेंशन m होता है, v का डायमेंशन lt-1, पहला डायमेंशन मैंने बताया था, v स्पीड lt-1 का होल स्क्वायर कर दो, m l का स्क्वायर और t -1 इंटू कर दो तो -2। क्या सबका डायमेंशन वर्क के बराबर आया है कि नहीं आया है? जितनी एनर्जी होती है सारी की सारी एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो वर्क के बराबर आएगा, यानी कि mlt-2 आएगा। दो एग्जांपल आपके सामने है, उसके बाद आप जितनी भी एनर्जी पढ़ेंगे सब एनर्जी का डिराइव किया जा सकता है। एक फॉर्मूला और जानते होंगे, E=mc², काफी फेमस फॉर्मूला है, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है पर उसका डायमेंशन हम देख लेते हैं। फॉर्मूले की बात हम बाद में छेड़ लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला मैंने बताया अभी, E=mc² बोला ना, E=mc²। अब ये इसमें E क्या है? E अगेन एनर्जी है, अगर एनर्जी है तो इसका डायमेंशन ml²t-2 आना चाहिए। लाएंगे देखो, m का डायमेंशन, m मास है तो मास होगी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अरे किसी की लाइट हो, किसी की स्पीड हो, डायमेंशन तो lt-1 होगा ना, तो lt-1 करो और उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा ml²t-2 हो गया। और बात करते हैं, आप कभी चार्ज के बारे में सुने? चार्ज, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इंटू टी बन गया फॉर्मूला। अगर तो करंट का डायमेंशन क्या बोला गया था? A, और टाइम का डायमेंशन क्या बोला गया था? T। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा? AT। चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा? AT। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, फॉर्मूला होता है mr², k mr² ले लेते हैं, k कुछ कांस्टेंट आता है, फॉर्मूला क्या होता है? k mr²। हर बार कुछ कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू देख ली जाएगी, k mr²। k तो कांस्टेंट है। m की बात करते हैं, m का डायमेंशन m मास है, इसका डायमेंशन m, r लेंथ है, इसका डायमेंशन l का स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा ml²। किसका फॉर्मूला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। और बात करते हैं, हम बात करते हैं एंगुलर काइनेटिक एनर्जी की। बात कर ले, छोड़ जाओ, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल V की। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने सुना होगा, W/Q होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, क्या होता है? W/Q। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। किसी भी इंफिनिटी से चार्ज को लेके उस पॉइंट तक आने में जितना हम वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क का फॉर्मूला अभी आपने देखा था ml²t-2। झूठ मत बोलना, देखा था कि नहीं देखा था? ml²t-2। चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया गया था? AT। चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया? AT। ऊपर ले जाइए ml², t ऊपर जाएगा तो t-3 कर देगा, a-1 कर देगा, v का फॉर्मूला हो जाएगा ml²t-3 a-1। जितने बता रहे हैं बस उतना ही याद रखना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं, जब आएगा तब देख लिया जाएगा। फिर उसके बाद, हालांकि ये भी जरूरत से ज्यादा ही बता रहे हैं, एक रेजिस्टेंस होता है V/I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, V/I होता है। V का फॉर्मूला रखो यहां से, V का फॉर्मूला ml²t-3 a-1 अपॉन A। करंट का तो A ऊपर जाएगा, वापस से -1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, तो ml²t-3 a-2 किसका फॉर्मूला? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और जानते होंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, R=ρl/a। इसमें हमको रो का डायमेंशन चाहिए, फॉर्मूला मैं बता देता हूं। रो का डायमेंशन क्या बन जाएगा? RA/L। इससे R का डायमेंशन रखिए, A का डायमेंशन रखिए, L का डायमेंशन रखिए और निकाल के दिखाइए, पूरे जमाने को बता दीजिए कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसका डायमेंशन क्या होता है। फिर आगे बात करते हैं फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन तो हम लोगों को पता चल गया कि ml²t-2 होता है। कुछ कांस्टेंट की चर्चा कर लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फॉर्मूला आप सुने होंगे, तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का होता है G(m1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अगर कोई कल वहां आपसे पूछ ले कि G का डायमेंशन बताओ, तो G बराबर हो जाएगा Fr²/m1m2। इधर उधर करके बताया गया है, तो Fr²/m1m2 हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन तो ml-t-2 होता है ना, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml-t-2।
r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन l का स्क्वायर कर देंगे। m1 m2 मास है तो m1 इंटू m2 यानी कि मास इंटू मास, तो मास इंटू मास, मास स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 और ये +1, ये हो जाएगा m-1। अरे ये m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m-2 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो -2 + 1 करोगे तो -1 आएगा, तो m का पावर -1 हो गया। l और ये l स्क्वायर, क्या l क्यूब हो जाएगा और ये t का -2। तो g का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, अगर उसका डायमेंशन कोई पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा m-1 l क्यूब t - 2। अगली बात कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला आप सुने होंगे कभी। कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अच्छा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम K का डायमेंशन ही निकाल लेते हैं। तो K का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सेम वही कहानी है। K का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? K का डायमेंशन हो जाएगा FR² Q1 Q2। तो FR² क्या होगा? F का फॉर्मूला mLT-2 R यानी कि L का स्क्वायर Q1 Q2 AT इंटू AT यानी कि AT का होल स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा सब कहानी, तो कहानी कुछ पलट के ऐसी हो जाएगी, m तो m रहेगा, l इंटू एल स्क्वायर, l क्यूब हो जाएगा, t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, ऑलरेडी -2 है, -2 इंटू -2 -4 और a ऊपर जाएगा तो a -2, a का स्क्वायर a -2। किसका फॉर्मूला है भैया? k का फॉर्मूला। k का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है? ml³ t - 4 a -2। सबको रट्टा बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं तुरंत। अभी बात की कि एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके। पहला तरीका तो यही कि हम क्या करें, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या आया है? k की वैल्यू यही होती है ना, क्या आया है? ml³ t - 4 a -2। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 इसकी 4 पाई की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 1/ml³ t - 4 a -2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m-1 l -3 t के पावर 4 a के पावर 2, खेला खत्म। और एक यहां से भी डिराइव कर सकते थे, इसको रख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जाएगा, 2-3 फॉर्मूले और करा देते हैं बस। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेधड़क लिख देना, F = QVB, यही से निकाल लोगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया। तो B का फॉर्मूला क्या बनेगा? B का फॉर्मूला बनेगा F/QV। फोर्स का डायमेंशन mLT-2, चार्ज का डायमेंशन AT, V का डायमेंशन LT-1। खेल लो, जितना खेलना है खेल लो। -1 और t कट गया, l ऊपर जाएगा, l से l कट जाएगा, a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा MT-2 a -1। किसका डायमेंशन भैया? B का, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ जाएगा? l से l कट गया, t से t -1 कट गया, बच गया MT-2 a -1। यही सब कहानी है। और 2-3 बात कर लेते हैं, जैसे कि एक बात और कर लेते हैं, सरफेस टेंशन नाम सुना होगा आपने, और स्प्रिंग कांस्टेंट सुना होगा। सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सा टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन, हालांकि सरफेस टेंशन आज तक उतनी टेंशन नहीं है जितनी आपके दिमाग में टेंशन पली है, पर फिर भी देख लेते हैं। सरफेस टेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। log mLT-2 अपॉन l खुपाच MT-2। स्प्रिंग कांस्टेंट F = -kx। स्प्रिंग कांस्टेंट F = -kx। तो जो k है वही स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या F/x आ जाएगा? F को लो, mLT-2 x दूरी है, l से l गया, MT-2
मोमेंटम P इक्वल्स टू mv, खुद से करिएगा। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू R क्रॉस P, R दूरी है, P मोमेंटम है, खुद से करिए। टॉर्क फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क खुद से निकाल लेना, ये सारे फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना। कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो हम नहीं निकाल सकते हैं, कुछ फॉर्मूला ही मैंने बताए हैं। ये फॉर्मूले मोर और लेस कभी ना कभी आप लोगों ने सुन रखा होगा, और एक दो फॉर्मूले वो भी जो आपने नहीं सुना होगा। लेकिन इतने फॉर्मूले बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि आप केवल और केवल ये सीख जाए कि फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, डायमेंशन फॉर्मूले को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तरीका अगर आपने समझ लिया है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तरीका समझ में आ गया तो केवल हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वांटिटीज की बात की। क्या क्या इस लेक्चर में याद रखने वाली चीज है कि सबका डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, करंट का डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन लिखने के लिए, उसका सिंबल बनाने के लिए हम उसको बड़े वाले ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। फॉर्मूला जब लिखना होता है तो इतनी बात मैंने बताई, 2-3 पॉइंट बताए कि कभी भी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिराइव्ड के टर्म में लिखा जा सकता है, डिराइव्ड को फंडामेंटल के टर्म में लिख सकता है, और किसी डिराइव्ड को डिराइव्ड के टर्म में लिखा जा सकता है, पर किसी फंडामेंटल को दूसरे फंडामेंटल के टर्म में लिखना पॉसिबल नहीं। और फिर मैंने क्या बताया, और फिर इसके बाद मैंने बताया कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। मैंने बताया कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हमको कम से कम फॉर्मूला या यूनिट पता होनी चाहिए। अब फॉर्मूला और यूनिट पता है तो ठीक है, जब नहीं पता है तो फिर आप आगे चल के सीख लेंगे कि फॉर्मूला या यूनिट क्या होती है, और जब सीख जाएंगे तो डायमेंशन बनाना सीख जाएंगे। सिंपल सी बात है। और कुछ फॉर्मूले मैंने बताए और कुछ को मैंने करने को दिया। इन सब के जो भी मैंने पूछे हैं, इन सब का डायमेंशन आप पीछे एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको वापस से पीछे रिवाइंड करके देखना स्टार्ट करिएगा, जहां से मैंने डायमेंशंस को बताना स्टार्ट किया है अलग अलग क्वांटिटीज के, वहां से वापस से इन सब का डायमेंशन आपको पता चल जाएगा। या फिर नोट किए होंगे तो उसको वापस से पलट के देख लीजिएगा, और अगर पता चल जाए तो इनका डायमेंशन आप लिख लीजिए। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, अगले क्लास में कभी भी हम मिलेंगे तो मैं इनका बता लूंगा सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मैच कर जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना कि गलती कहाँ हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हम इससे आगे नहीं बात करेंगे। अब हमारे पास बची रहेगी है 2 टॉपिक्स डायमेंशनल एनालिसिस से ही रिलेटेड। वो 2 टॉपिक्स क्या है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई कहां से करते हैं, कहां पे करते हैं, एप्लीकेशन उसका क्या है। तो उसका जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है कि उसको यूज किया जाता है फॉर्मूले को चेक करने के लिए कि फॉर्मूला सही है कि गलत है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कई बार जब हम फंसते हैं तो हम उससे फॉर्मूले को डिराइव भी कर लेते हैं। कई सारे फॉर्मूले तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ही डिराइव कर लेते हैं। तो ये तो उसके एप्लीकेशंस हैं। तो इतना याद रखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माइंड मोर के साथ बने रहिए। मैं आपका अपना फिजिक्स कोच आकाश परवार आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप इस तरह की बातें जरूर शेयर करिए, और फिर उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के साथ ये सब लेक्चर को शेयर करिए। उनको बताइए कि ये लेक्चर्स आ रहे हैं। कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, बोर्ड का बच्चा हो या नीट का बच्चा हो, उनको बताइए, वो आए, वीडियो को देखें और यहाँ से नॉलेज लेके जाए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।